देखो इनकम स्टेटमेंट जो है ना, क्या कहते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। विदाउट एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आएगी ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की। वरना आगे जाके जब विद एडजस्टमेंट्स इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होंगी। एक आपके पास जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होगी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की होगी, बैड डेट्स की होगी, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आएंगी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? बिकॉज टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। अच्छा, अब हमारे पास जो है कहते हैं फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, वो ये है। सबसे पहले स्टार्ट होगा रेवेन्यू से, सेल्स यानी कि लेस रिटर्न इन वर्ड्स, तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, नेट रेवेन्यू। देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक हेडिंग आ जाएगी, इसमें आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इन वर्ड्स, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये पूरी 5 चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती हैं। 3 चीज़ें इसमें से प्लस हो रही हैं और 2 चीज़ें क्या हो रही हैं, माइनस। इन पांचों का जो टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसकी हमने हेडिंग डाली थी। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस। जैसे कि अगर मैंने एक चीज़ 80 रुपीज़ की ली है और 100 की बेची, तो इसका मतलब बीच में जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है ये। ठीक है, इसमें सभी एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी हैं। फिर ऐड करेंगे अदर इनकम, यानी कि डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट। अदर इनकम क्या होती है, अदर इनकम या अदर रेवेन्यूज, क्या मतलब इसका कि हमारी बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कहीं से भी हमारे पास इनकम आ रही हो तो वो क्या होती है, अदर इनकम होती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर रेंट रिसीव्ड, इनमें से कोई भी चीज़ हो। फिर लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या मतलब, बिजनेस को रन करने का एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज एंड वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स। अच्छा, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स में क्या फर्क होता है? कैरेज इनवर्ड्स बेसिकली गुड्स को हमारे पास लाने का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। लेकिन कैरेज इनवर्ड्स क्या है, गुड्स हमारे पास लाने का एक्सपेंस। और कैरेज आउटवर्ड्स क्या है, गुड्स कस्टमर को डिलीवर करने का एक्सपेंस। फिर उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और लास्ट में फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस से क्या मुराद है कि जो है क्या कहते हैं, जो भी हमने लोन वगैरह लिया होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमारे ऊपर ड्यू होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। ये सारे एक्सपेंसेस प्लस होंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा वो बराबर वाले कॉलम में चला जाएगा और इसको हम ऊपर से माइनस कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू से। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में अदर रेवेन्यू ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी इसको नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। इसका पुराना नाम था नेट प्रॉफिट, अब कहते हैं इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये किसका फॉर्मेट है, हो गया इनकम स्टेटमेंट का हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि इसको बैलेंस शीट भी कहा करते थे। सबसे पहले टॉप पर क्या आता है, बिजनेस का नाम, जो XYZ मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है, बिजनेस नेम होता है। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2012। अच्छा, XYZ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2012। XYZ के बिजनेस नेम या फिर ओनर्स नेम, या तो बिजनेस का नाम है, जैसे कि वर्ड्स की इनकम स्टेटमेंट बन रही है तो ऊपर क्या आएगा, वर्ड्स। ठीक है, या फिर अगर ओनर का नाम अकेला, अगर मैं इफ आई एम द ओनली ओनर सोल ट्रेडर, तो क्या लिखा जाएगा, उजैर याकूब। और फिर नीचे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर, वैसे बेसिकली क्या होना चाहिए, कोई भी ईयर एंड हो। यहाँ पर मैंने गलती से 2012 वैसे लिख दिया है क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आगे दिए ना सब में 2012 ही है। ठीक है, लेकिन वैसे जो क्वेश्चन में ये डेट होगी वो आपको लिखनी होगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा चले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सारे क्या हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए। इसके अलावा भी कोई नाम आ सकता है, बस आपको खुद जज करना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। इन सबको टोटल कर लेंगे तो टोटल नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। फिर हेडिंग आएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक एंड कैश। इन सबको टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा, टोटल करंट एसेट्स। इसको लेबल करेंगे नीचे। और फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। अच्छा, ये जो लाइन है इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे।
टोटल एसेट्स को। फिर नीचे आएगा, अच्छा एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो एसेट्स जो है ये हमने टोटल एसेट निकाल ली है, ये अब कैपिटल और लायबिलिटीज को टोटल करेंगे तो एसेट्स के बराबर ही आना चाहिए। तो पहले हेडिंग डाली हमने कैपिटल की, इसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये ओपनिंग बैलेंस बेसिकली क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल ही है, दिस मींस ओपनिंग कैपिटल, और ये क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस क्योंकि हेडिंग किसकी डाली हुई, कैपिटल की डाली हुई है ना, तो ओपनिंग बैलेंस मींस ओपनिंग कैपिटल। अब मैं ओपनिंग बैलेंस, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने उसको काट के ओपनिंग कैपिटल ही कर दिया ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फिर ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, जो हमने इनकम स्टेटमेंट में निकाला है, लेस ड्राइंग्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, लोन आएगा, और करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लाइबिलिटीज में आएगा। अच्छा अब ये क्लोजिंग कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज तीनों को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये भी डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या होगी, बराबर, टोटल एसेट्स के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हेडिंग क्या होगी, ओनर का नाम, क्या है ओनर का नाम यहाँ पर, ब्रेटली। इनकम स्टेटमेंट, टी अकाउंट की बात है, ट्रायल बैलेंस की बात है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, अब आपको इनकम स्टेटमेंट और एसओसी बैलेंस, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 31 दिसंबर 2012, स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से, 394,000 लेस, तो सेल्स के बाद लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, यानी कि सेल्स रिटर्न, सेल्स के बाद लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 14,565, तो ये आ जाएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स की वैल्यू मुझे बता दो, ठीक है। देखो ये चीज़ें जो है ना, ये तो फिक्स हैं, ग्रॉस मैंने लिख ली सारी एक साथ, क्योंकि हर क्वेश्चन में आती ही हैं यूजुअली। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ये देखो, इन्वेंट्री एट 1 जनवरी, इन्वेंट्री एट 1 जनवरी का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री 28,150, ऐड करेंगे परचेजेस, फिर ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स, फिर लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, देन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री,
ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा अभी टोटल कर लो, आप क्या आएगा? थ्री 379,435 ये नेट सेल्स आ गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? नहीं, पहले मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ, इन सब का टोटल। 263 जो आपने बताया, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लग रहे होगा ये। अब इसको माइनस करेंगे ऊपर से नेट सेल्स में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऐड करेंगे, ऐड अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू में क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है? डिस्काउंट रिसीव्ड 6800। नहीं, अदर रेवेन्यू में सिर्फ वो आता है ट्रेड रिसीवेबल, तो हमारा अदर इनकम नहीं। अदर रेवेन्यू क्या होता है कि आपकी है ना मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कहीं और साइड इनकम आपके पास है। ठीक है ना, अब जैसे स्कूल है, स्कूल की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस। अदर इनकम क्या है? कैंटीन जो है रेंट पे दी हुई जगह। इसी तरीके से कोई बुक्स सेल करते होंगे तो किसी को एक बुक शॉप होगी स्कूल में, फोटोकॉपी शॉप होगी, स्टेशनरी शॉप, उससे रेंट लेते होंगे, तो ये सब क्या है? स्कूल की अदर इनकम है। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो एन अदर इनकम। तो ट्रेड रिसीवेबल तो अदर इनकम नहीं होता ना, ट्रेड रिसीवेबल तो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम से हमने इसको बेचा है कुछ सामान। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे अदर इनकम। ऐड कर लो, फिर लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा जी, एक्सपेंसेस में क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड्स भी तो है, कैरेज आउटवर्ड स्टार्ट करते हैं। कोशिश करके सीक्वेंस में लिखो ना, वरना कुछ मिस आउट ना हो जाए। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स कितने का है? 5000। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड्स के बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद सैलरीज एंड वेजेस, डिस्काउंट अलाउड।
डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, मुझे वैल्यूज बताते जाओ। रेंट है 4678, इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज 16450। हमेशा मुझे वैल्यूज ऐसे बताना, मतलब 16450, 16,450 यूँ नहीं बताना, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है, 4 से दफ़ा पूछना पड़ता है क्या 16 15, इस तरह से जो है ना वो फिर मुश्किल होती है। सैलरीज एंड वेजेस 31200, देन डिस्काउंट अलाउड 5600, जनरल एक्सपेंसेस 1485, एंड लास्ट है लोन इंटरेस्ट 2500। ठीक है, इन सबको टोटल कर लो। हम्म 6691 फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा? डबल 5713। ठीक है बेटा, कर लिया सबने? अच्छा भाई, अब क्या कहते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे हम। वापस से यही हेडिंग डालेगी, ब्रेड ली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2012। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2012। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम। नॉन करंट एसेट्स हेडिंग डालेगी इससे पहले। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं भाई? एक सेकंड, मोटर व्हीकल्स एंड, और दूसरा नॉन करंट एसेट कौन सा है? बिल्डिंग्स। अच्छा, वैल्यूज 114000 एंड 228000। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल? 342000 टोटल नॉन करंट एसेट्स। देन फिर आएगा करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स में आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ऐसे प्रोविजन तो भी यहाँ पढ़ाया नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक एंड कैश। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा हमें मिलेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमेशा होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन 25600। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स है 36580। देन बैंक, अच्छा बैंक के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक क्लोज क्रेडिट साइड पर है, बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड। देखो इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में। करंट एसेट्स में अगर बैंक लिखो ही ना, लेकिन अगर गलती से लिख दिया तो आगे डैश डाल दो। फिर 4500 टोटल कर लेंगे, हो जाएगा टोटल करंट एसेट्स। ट्रिपल 680, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल एसेट्स आएगा कितना आ रहा है, ठीक है। फिर आएंगे कैपिटल, अच्छा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है ना, इसको हम कह सकते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल का भी नया वर्ड जो है इक्विटी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी, थोड़ा चेंज हो जाएगा एक तरह से, कैपिटल की जगह हेडिंग में इक्विटी आ जाएगा और नीचे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस ड्रॉइंग्स, ये आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन है, देखो ओपनिंग जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ओपनिंग कैपिटल 290663। ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना निकाला था हमने, 55717, 55717 है, 713 नहीं है, किसी की मिस्टेक हुई शायद, कैलकुलेशन एरर। लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 21,000, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इक्विटी के बाद आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा बैंक लोन। लोन का इंटरेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, लोन की ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट आएगी। ठीक है ना, तो फिर वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी, बैंक लोन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है ना, तो एक मरतबा क्वेश्चन आया था एक पास्ट पेपर्स में, उसमें लोन लिखा हुआ था कितने का है, 50,000 का, और लिखा हुआ था कि ना हर साल 10,000 रिपे करना। तो इसका मतलब क्या, 50 में से जो 10,000 है वो करंट लायबिलिटी होगी और बाकी 40 क्या होगी, नॉन करंट।
तो फिर लोन को दोनों में लिखना था, नॉन करंट में भी लिखना था, करंट में भी। 10,000 करंट में डालने थे और 40 नॉन करंट में, क्योंकि कह रहे हैं हर साल 10,000 वापस करना है, जिसका मतलब कि 5 सालों में पूरे वापस हो जाएंगे। तो जो पहले 10,000 है दैट इज करंट लायबिलिटी, 1 साल में ही वापस करना है वो तो। ठीक है ना, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, ये भी हो सकता है कभी। अच्छा, बैंक लोन कितना है हमारा? 100,000 है। बैंक लोन इज 50,000, 50,000 है। फिर उसके बाद आएंगे हम करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स तो हमें बस ट्रेड पेबल्स ही आएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है 26,500 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो है 6800। ऐड करेंगे, ट्रिपल थ्री डबल जीरो, आर यू श्योर? 3330, इनको ऐड करेंगे तो 408680 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ तक एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।